अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। फर्स्ट जो है ना वो भी अपने देर में लेंगी ताकि बाकी भी स्टूडेंट्स आ जाएं। सोहेल कुछ कहना है आपने? नहीं तो ना माइक ऑफ कर दें, वो आपके माइक से आवाज वो हो रही है। और जी थोड़ा मैम। सा ना मैं कह रही हूँ आपने कुछ कहना है, नहीं तो माइक ऑफ कर दें क्योंकि आपके माइक की वजह से ना वो फिर मेरी आवाज बार बार रिपीट होती है। नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं कहना। हाँ तो अच्छा, और दूसरी ये चीज़ है, गूगल क्लासरूम पे एक्टिव रहा करें ना। मैंने फर्स्ट लेक्चर से पहले ही टाइमिंग अपलोड कर दी थी, तो वो आप जरा नीचे जाए ना, तो सबसे नीचे जो एक पोस्ट है ना उसके अंदर मैंने क्लास की टाइमिंग मेंशन की हुई है। तो इस टाइमिंग पे ना गूगल जी जी मैम। क्लासरूम को चेक किया करें, तो मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है? तो उस टाइम पे क्लास हुआ करेगी। ठीक और दूसरी ठीक है क्लास ठीक है। मंडे को होती है 11 to 1। जी 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 मैम, देख ली टाइमिंग मैंने। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ना माइक ऑफ कर दीजिएगा। अभी हम ये करते हैं कि ठीक है मैम। पहले जो लेक्चर पढ़ रहे थे उसको ही कंटिन्यू करते हैं, फिर थोड़ी देर तक मैं क्विज लूंगी ताकि सारे आ जाएं। क्विज के लिए ये है कि अगर आप लोग ठीक अपने है मैम। मोबाइल वगैरह से ऑनलाइन हैं तो साथ लैपटॉप पे गूगल क्लासरूम के ऊपर ही मैं क्विज मैं पोस्ट करूंगी, तो वो आप लोग उधर से भी, या चलें वो सब आते हैं तो तब इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी, ताकि अगर आप यहाँ से भी ऑनलाइन रहना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ से भी हो, और लैपटॉप पे आपका गूगल क्लासरूम खुला हो। और अगर आप लैपटॉप पे ही ऑनलाइन है तो वो तो ठीक है कि आप अगला एक नेक्स्ट टैब में आप गूगल क्लासरूम खोल के तो वहां से क्विज ले सकते हैं। ठीक है मैम। अभी लेकिन नेक्स्ट मैं आपको जरा लेक्चर जो हम पढ़ रहे थे वो कंटिन्यू करा दूं। ठीक है सोहेल, माइक ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है मैम। तो ये वाला लेक्चर हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम पहुंचे थे केस स्टडी के ऊपर। इसमें हमने क्या करना था कि एक हमें प्रॉब्लम गिवन था। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक अरे गिवन है जिसका साइज n है, उसके अंदर से हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि अक्सर हम C++ की हमारी लैब जब होती थी तो उसमें हम ये वाला एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते थे, और ये अक्सर मोस्ट कॉमनली ये वाला प्रोग्राम होता है आपके पास। तो अभी हमने बेसिकली क्या करना है कि इसका सूडो कोड लिख के इसके इसको टाइम के लिहाज से एनालाइज करना है और स्पेस के लिहाज से एनालाइज करना है कि ये टाइम कितना ले रहा है और स्पेस कितनी ले रही है मेमोरी के अंदर। तो वैसे ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी थी, तो मैं इसको जल्दी से ही रिव्यू कर रही हूँ। सबसे पहले एल्गोरिदम डिजाइनिंग के हमने क्योंकि दो बेस पढ़े थे कि दो तरह से हम एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बेसिक इंग्लिश स्टेटमेंट्स थी और दूसरा सूडो कोड था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है ये आपकी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में जो रिप्रेजेंटेशन है वो है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि एक अरे आपके पास गिवन, तो अरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने एक वेरिएबल मैक्स के अंदर स्टोर करा देना है। और फिर आपने क्या करना है, एक लूप लगाना है जो कि अरे के सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा, सेकंड से लास्ट तक वो जाएगा और हर एलिमेंट को वो कंपेयर करेगा मैक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसके साथ। जैसे ये आपके पास अरे होगी, तो ये आपके पास फर्स्ट करें एलिमेंट्स हैं, तो आपने क्या किया कि सबसे पहले जो फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको हमने मैक्स के अंदर स्टोर करा देना है, और फिर एक लूप चलाना है सेकंड से लेके बाकी एंड ऑफ द अरे तक, और इस सेकंड से लेके एंड ऑफ द अरे तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको हमने मैक्स के साथ कंपेयर करना है। और अगर तो कोई भी एलिमेंट मैक्स से ग्रेटर आ जाता है तो वो मैक्स के अंदर स्टोर कर देना है, जो पहले से पड़ा था उसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। वो स्टोर कर देना है तो हमें वहां से पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमम एलिमेंट है। तो इस तरह जब ये लूप जो है ये सेकंड से लेके बाकी लास्ट तक सारे एलिमेंट्स चेक कर चुकेगा, तो एट द एंड आपके नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा आ रहा होगा वो आपका मैक्सिमम या लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। क्योंकि हम हर स्टेज पे ये चेक कर रहे हैं कि क्या कोई एलिमेंट आगे बड़ा मैक्सिमम तो नहीं पड़ा हुआ।
और अगर कोई लार्जेस्ट एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उसको हमने उसके साथ रिप्लेस कर देना है, अदरवाइज रिप्लेस नहीं करना। अगर लेस पड़ा हुआ है तो तब रिप्लेस नहीं करना, लार्जेस्ट एलिमेंट को रिप्लेस करना है। तो इसके लिहाज से जो सेकंड, इस प्रॉब्लम के लिहाज से जो सेकंड इसकी रिप्रेजेंटेशन है सूडो कोड की फॉर्म में, वो इधर यहाँ पे एक्सप्लेन की है। सूडो कोड में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम अपना एक प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर इज जस्ट लाइक अ फंक्शन। तो हमने यहाँ पे फंक्शन ही रखा, फंक्शन का नेम हमने रख दिया फाइंड मैक्स। और क्योंकि ये जो हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं इस एल्गोरिदम के थ्रू, ये आपका इस एक अरे में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इस फाइंड मैक्स के अंदर एज अ पैरामीटर एक फुल अरे पास कर दिया है। अब क्योंकि हमने जो लूप चलाना होगा वो अरे की पूरी लेंथ पे चलाना होगा, तो इसलिए हमने लेंथ ऑफ अरे को एक वेरिएबल एन के अंदर स्टोर कर दिया, ताकि जब हम लूप चलाएंगे तो हम इसको एन तक चला सकें। एन का मतलब होगा कि इस अरे की जो भी लेंथ है। देन हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को मैक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना होता है। तो हमने ए ऑफ वन जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको मैक्स के अंदर स्टोर कर दिया। और देन फिर हमने क्या करना था, सेकेंड इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक हमने लूप चलाना है, जो कि बाकी सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा मैक्स के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉर लूप लगा हुआ है वो 2 से स्टार्ट हुआ है और एन तक। एन मीन्स के लेंथ ऑफ द अरे तक की, जो लास्ट एलिमेंट है आपकी अरे का। तो 2 से लेके एन तक हमने एक लूप चलाया, उसके अंदर हम ये वाली काम कर रहे हैं कि जो आपकी रिप्लेस कर रहा है मैक्स को, अगर कोई आगे लार्जर एलिमेंट उसको फाइंड आउट हो जाता है तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो भी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं यानी ए ऑफ जे, अगर अगर वो ग्रेटर आ जाती है जो मैक्स के अंदर पहले से वैल्यू पड़ी हुई है उससे, तो देन हमने इन दोनों को आपस में रिप्लेस करना है। ये वाला जो आपका एरो का सिंबल था ये हमने भी देखा था, ये इक्वल के लिए यूज होता है। तो हमने फिर क्या करना है कि ए ऑफ जे में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो मैक्स के अंदर स्टोर कर देनी है, और पहले वाली जो मैक्स के अंदर वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी। और एट द एंड हमने मैक्स के अंदर जब पूरी अरे में से यही वाली दो लाइन ऑफ कोड पास हो जाएंगी, तो एट द एंड हमारे पास जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू ही पड़ी होगी और उसको हमने रिटर्न कर देना। और यहाँ पे ये आपके कमेंट्स बताए हुए हैं कि इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके कमेंट्स हैं कि इस लाइन में क्या बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब चूंकि हमने इस प्रॉब्लम की टाइम एनालिसिस करनी है और स्पेस के लिहाज से एनालिसिस करनी है, तो टाइम आपके पास एनालिसिस का क्या मतलब है कि आपकी हर लाइन ऑफ कोड कितनी टाइम यूटिलाइज कर रहा है एग्जीक्यूट होने में। तो बेसिकली जो ओवरऑल टाइम आता है ना आपकी एक एल्गोरिदम का, वो हम उसकी कॉस्ट के थ्रू यूटिलाइज करते हैं। यानी कॉस्ट का मतलब है कि ये वाली लाइन ऑफ कोड चलने में कौन कौन सी कॉस्ट लेगा। तो कॉस्ट, जब भी हम कॉस्ट का वर्ड यूज करते हैं तो वो रिलेटेड टू टाइम भी हो सकता है और रिलेटेड टू मेमोरी भी हो सकता है या स्पेस आपके लिए। लेकिन इस केस में अभी हम टाइम एनालिसिस कर रहे हैं या इसकी टाइम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो हम कॉस्ट कहेंगे वो बेसिकली रिलेटेड टू टाइम होगा यहाँ पे। तो जो भी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है वो हमने हर प्रिमिटिव ऑपरेशन की कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी होती है किसी भी एल्गोरिदम के अंदर। तो फर्स्ट वही उन्होंने लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई प्रिमिटिव ऑपरेशंस एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट। प्रिमिटिव ऑपरेशंस मैंने आपको बताया था कि किसी भी किस्म के जो भी बेसिक ऑपरेशंस एक एल्गोरिदम के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं वो प्रिमिटिव ऑपरेशंस कहलाते हैं। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, फिर आपके पास कंपैरिजन वगैरह, असाइनमेंट, ये सारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं। अब हमने क्या करना है कि एक टेबल बनाया हमने, उसके अंदर हमने यहाँ तो अपनी सारी एल्गोरिदम की स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो एल्गोरिदम हमने यहाँ पे लिखा था ये सारी वही स्टेटमेंट्स हैं। और यहाँ पे हमने अलग अलग यूनिट कॉस्ट लिखी है कि ये एक एक जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या एक एक जो प्रिमिटिव ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके अक्रॉस कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा हमने, अच्छा इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखना है कि आपके पास
इसके अलावा हम लोगों ने एट द एंड जो लास्ट थर्ड वाला कॉलम है उसके अंदर जस्ट वो बता रहे हैं कि ये हमने जो जो जोन जोन सी भी कॉस्ट इधर मेंशन की हुई है उसका फुल नेम बता रहे हैं कि ये कौन कौन सी कॉस्ट है। अब देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आई ना उसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है वो मैक्स वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो एक कॉस्ट तो हमें समझ आती है यहाँ से देख के कि हमने क्या करना है कि ए ऑफ वन के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको जब हम मैक्स के अंदर स्टोर करेंगे तो वो कुछ कॉस्ट लेगा, यानी वो कुछ टाइम लेगा आपके पास उसको स्टोर करने में, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना तो वो कुछ टाइम लेगा उसको स्टोर करने में। ये वाली कॉस्ट को चले हमें कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग जो सी एस लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी एस का मतलब है कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए ऑफ वन इंटू मैक्स। ये तो कॉस्ट हमें देखने से ही समझ आती है कि इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी जो चीज हम जिसको गेस नहीं करते वो कौन सी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग। देखिए ये जो आपके पास अरे शुरू में बनी होगी ए वन से लेके एन तक, ये हमने शुरू में डिक्लेयर कराई तो ये जाके मेमोरी में कहीं पे स्टोर होगी। अब जब हमने ए ऑफ वन के अंदर इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें मैक्स को असाइन करनी है, तो ए ऑफ वन पहले जब ये एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा कि सबसे पहले ये ए के फर्स्ट इंडेक्स को यानी ए ऑफ वन को मेमोरी में से फेच करेगा, या यू कैन से कि मेमोरी में से ये इसको एक्सेस करेगा, ठीक है, और देन ये मैक्स को असाइन करेगा इसकी वैल्यू। तो ये वाली जो कॉस्ट है ना सी ए, ये आपके पास है कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग, यानी मेमोरी के अंदर से जो हमने ए ऑफ वन को एक्सेस करना है उसकी कॉस्ट। तो एक्सेस करने की कॉस्ट हमेशा यूटिलाइज होती है जो कि हमें हमारे माइंड में नहीं रहती, लेकिन वो अगर आप मतलब एक एनालिसिस करें तो आपको समझ आता है कि कॉस्ट एक टाइम वो भी तो लगा होगा ना कि जब इसने मेमोरी के अंदर से स्पेसिफिकली इस ए ऑफ वन को एक्सेस किया था। तो इस एक लाइन ऑफ कोड में एक कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग ए वन लग रही है और एक कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए वन लग रही है इनटू मैक्स वेरिएबल। थर्ड हमारे पास सेकंड हमारे पास आ जाता है ये जो आपके पास लूप लगा हुआ है जो टू से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है। ये तो आपके पास सूडो कोड था ना इसलिए टू टू एन लिख दिया। बेसिकली इसमें जो फॉर लूप लगा हुआ है वो किस तरह से वर्क कर रहा होगा, इसका मतलब है जे आपका इक्वल टू टू है और जे ने कहाँ तक रहना है, जे ने लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ अरे तक रहना है। और थर्ड इसके अंदर हम क्या करते हैं इंक्रीमेंट करते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास तीन काम हो रहे हैं, एक जे की वैल्यू हम टू को असाइन कर रहे हैं, फिर हम जे को एन के साथ कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे हम जे को क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस लाइन में तीन कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है, एक कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग टू इंटू जे, दूसरी लग रही है कॉस्ट ऑफ कंपेयरिंग, इसके भी आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कंपेयरिंग इंडेक्स जे विद एन, और लास्ट वाली क्या है आपकी कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंट यानी ब्रांचिंग कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटिंग जे के, वो जो हम जे को भी इंक्रीमेंट करेंगे तो उसके अंदर भी कुछ टाइम यूटिलाइज होगा। तो लूप्स के अंदर ये तीन किस्म की कॉस्ट लगती है। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन ऑफ कोड है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम ए ऑफ जे को कंपेयर कर रहे हैं मैक्स वेरिएबल के साथ। तो अगेन यहाँ पे हमें देखने से जो सबसे पहली कॉस्ट नजर आती है वो हमें नजर आती है कंपैरिजन की कॉस्ट। ये जो हम ए ऑफ जे को मैक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो कॉस्ट ऑफ कंपैरिजन है। लेकिन अगेन वही वाली बात कि एक ये जो ए ऑफ जे, ए क्योंकि अरे पहले से ही मेमोरी में स्टोर हुई पड़ी हुई है तो ए ऑफ जे को एक्सेस किया जो हमने मेमोरी में से तो उसमें भी एक कॉस्ट यूटिलाइज हुई होगी। तो इसलिए इस स्टेटमेंट के अंदर भी दो किस्म की कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है, एक कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग जे और सेकंड वन इज कॉस्ट ऑफ कंपेयरिंग ए ऑफ जे विद मैक्स, ठीक है। अगेन अगर हम फोर्थ लाइन पे आए तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हम ए ऑफ जे के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको मैक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो इसके अंदर भी अगेन यही बात होगी कि एक ए ऑफ जे को मेमोरी में से एक्सेस करने की कॉस्ट होगी और एक कॉस्ट जो हम इसके अंदर मैक्स के अंदर ए ऑफ जे को स्टोर करा रहे हैं वो होगी। तो फर्स्ट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग ए ऑफ जे एंड द सेकंड इज स्टोरिंग ए ऑफ जे इनटू मैक्स। लास्ट लाइन में अगर हम आए तो सिंपल आपके पास एक मैक्सिमम वेरिएबल रिटर्न हो रहा था जिसके अंदर आपकी लार्जेस्ट वैल्यू पड़ी हुई होगी, तो इसके अंदर जस्ट एक ही कॉस्ट लगेगी कॉस्ट ऑफ रिटर्न कि आप जो एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं
उसको मैक्स के अंदर वो पड़ा हुआ था, तो उसको आउटपुट पे लाने में रिटर्न या रिटर्न करने में कितना टाइम यूटिलाइज हुआ। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर तो हमने जस्ट बताया कि इस लाइन के अक्रॉस कितनी कॉस्ट यूटिलाइज हुई है। लेकिन अब अगर हमने ये बताना है कि लाइक देखें, जैसे ये लूप चला होगा तो लूप में चलना है 2 से n तक, तो ये वाली जो तीनों कॉस्ट लग रही हैं ये एक दफा तो यूटिलाइज नहीं हुई होंगी ना, ये तो जितना टाइम लूप चलेगा उतनी टाइम्स ये कॉस्ट आपकी लगेंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने उसको डिटेल में देखना है कि आपके पास हर स्टेटमेंट के अक्रॉस जो कॉस्ट यूज हो रही है वो कितने कितने टाइम्स लग रही है। तो बेसिकली जब क्वेश्चन आता है तो आपने वो टाइम्स भी लाजमी बताने होते हैं, लेकिन इन स्लाइड्स के अंदर वो थोड़ा सा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आए तो इन्होंने यूनिट कॉस्ट तो हो गया था कि कितनी कॉस्ट आपके पास यूटिलाइज हो रही है हर स्टेटमेंट के अक्रॉस। यहाँ पे एक थर्ड कॉलम बना हुआ है ऑपरेशन काउंट। ऑपरेशन काउंट का मतलब क्या है कि ये हर एक कॉस्ट जो है, जैसे कि लिखा हुआ है इधर सी ए और सी एस, ये कितने टाइम्स लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल स्टेटमेंट है, इसके ऊपर कोई लूप वगैरह नहीं लगा हुआ। तो ये वाली जो कॉस्ट है ये वन वन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, यानी एक दफा वो कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग यानी एक्सेस करेगा ए ऑफ वन को मेमोरी से, और फिर जब नेक्स्ट वेरिएबल को असाइन करेगा तो वो एक आपके पास कॉस्ट ऑफ स्टोरेज हो जाएगी, ठीक है। इसकी अगर हम इस स्टेटमेंट की, ये जो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसकी अगर हम टोटल कॉस्ट देखें तो वो क्या बन रही है। जैसे सी ए के कॉरस्पॉन्डिंग वन है तो हम करेंगे सी ए मल्टीप्लाई बाय वन प्लस सी एस मल्टीप्लाई बाय वन, ठीक है। सी ए मल्टीप्लाई बाय वन प्लस सी एस मल्टीप्लाई बाय वन, यानी हर कॉस्ट यूनिट कॉस्ट के अक्रॉस कितनी कॉस्ट लग रही है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, और एट द एंड अगर दो लग रही हैं जैसे इसके अंदर तीन लग रही हैं तो उन सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो अगर हम इस तरह करें तो इस स्टेटमेंट की जो टोटल कॉस्ट है वो आती है सी ए प्लस सी एस। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास तीन तरह की कॉस्ट थी, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एक जे इक्वल टू टू की कॉस्ट है, ये लेस देन इक्वल टू एन की है, और इंक्रीमेंट की कॉस्ट है। तो सबसे पहले जो हम जे इक्वल टू टू कर रहे हैं कि हम सिंपल क्या कर रहे हैं, जे को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं टू, तो वो तो चीज आपके पास वन टाइम्स ही कॉस्ट उसकी लगेगी, तो हमने इसलिए कॉस्ट ऑफ स्टोरेज के अक्रॉस वन टाइम कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट ऑफ कंपैरिजन कितनी दफा होगा इस लूप में, इस लूप के अंदर कंपैरिजन एन टाइम्स होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि जे जब तक लेस देन और इक्वल टू एन नहीं रहता तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिहाज से इसके अंदर जो कंपैरिजन है वो भी एन टाइम्स होगा। लेकिन चूंकि ये लूप जो है ना आपके पास टू से स्टार्ट हो रहा है, तो इस अरे का हर एलिमेंट तो कंपेयर नहीं होगा, फर्स्ट को तो ऑलरेडी हमने नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर करा दिया था, तो आपके पास n माइनस वन टाइम्स कंपेरिजन होगा, क्योंकि लूप आपका टू से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ कंपेरिजन है दैट इज n माइनस वन। उसके बाद अगेन आप देखें कि जितने टाइम्स कंपैरिजन होता है उतने ही टाइम्स आपका इंक्रीमेंट भी होती है वैल्यू, कि कंपैरिजन हुआ तो वो लूप के अंदर चला जाएगा और उसको सबको एग्जीक्यूट करके फिर बाहर आएगा तो इंक्रीमेंट होता है। तो वो भी उतने ही टाइम्स होता है जितने टाइम्स कंपैरिजन के बाद आपका कंपैरिजन ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इंक्रीमेंट भी n माइनस वन टाइम्स हो रहा है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी उसी तरह हमने लिख दी, सी एस मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो सी एस आता है प्लस सी सी इंटू एन माइनस वन प्लस सी आई इंटू एन माइनस वन। तो यहाँ पे यह इस स्टेटमेंट की टोटल कॉस्ट आ गई है। अब ये जो इफ की स्टेटमेंट है इसके अंदर ये तो हमने देख लिया था कि ये दो तरह की कॉस्ट लग रही है, एक्सेसिंग की कॉस्ट लग रही है और कंपैरिजन की कॉस्ट लग रही है। लेकिन चूंकि ये इफ की स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर लगी हुई है तो इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस फॉर लूप। तो ये फॉर लूप जितनी टाइम्स चलेगा ये उतने टाइम्स इस इफ को भी एग्जीक्यूट कराएगा। तो ये फॉर लूप कितने टाइम्स चल रहा है, मैक्सिमम एन माइनस वन टाइम्स चल रहा है, तो एन माइनस वन टाइम्स ही ये दोनों कॉस्ट भी यूटिलाइज होंगी। तो इस स्टेटमेंट के अक्रॉस कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग भी एन माइनस वन होगी और कॉस्ट ऑफ कंपैरिजन भी एन माइनस वन होगी, ठीक है। तो इसकी भी जब हमने टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिखी तो वो क्या आई आपके पास, सी ए मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन प्लस सी सी मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन, ठीक है। ये इस लाइन की टोटल कॉस्ट आ गई।
देन हम क्या कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर ए ऑफ जे को असाइन कर रहे हैं। तो ये तो हम लास्ट स्लाइड में देख चुके थे कि एक आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग इसके अंदर लग रही है और एक कॉस्ट ऑफ स्टोरेज लग रही है। लेकिन अब ये कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, ये बेसिकली देखिए ये वाली लाइन ऑफ कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ की स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, जब इफ की स्टेटमेंट में ट्रू होना है, इफ की स्टेटमेंट फॉल्स में इसमें एग्जीक्यूट नहीं होना। तो यानी इसमें n-1 टाइम्स तो एग्जीक्यूट नहीं होना इस वाली स्टेटमेंट में। तो हमने खुद से जनरली एक जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हमने सपोज कर लिया कि ये दोनों स्टेटमेंट k टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी, कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग भी k टाइम्स होगा और स्टोरेज भी उसके अंदर k टाइम्स होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इसमें कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होने हैं। इट डिपेंड्स ऑन इनपुट कि हम इसे किस किस्म का इनपुट दे रहे हैं, और उसमें अगर लार्जर वैल्यू पड़ी हुई होगी तो तब इसने एग्जीक्यूट होना है, अदरवाइज इसने एग्जीक्यूट नहीं होना। तो ये आपके इनपुट पे डिपेंड करता है, हो सकता है लार्जर वैल्यू पड़ी हुई हो और हो सकता है कि ना पड़ी हुई हो। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो वो क्या बनती है, सी ए मल्टीप्लाई बाई के होगा और प्लस सी एस मल्टीप्लाई बाई के होगा। तो दोनों के अंदर क्योंकि के आ रहा है तो हमने के को एक ही दफा कॉमन लेके सी ए प्लस सी एस लिख दिया। जबकि आगे उन्होंने लिखा हुआ है के डिपेंड्स ऑन दी ऑर्डर ऑफ इनपुट। ठीक है, के आपके ऑर्डर ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है और के की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक वेरी कर सकती है, क्योंकि ये पूरी अरे को चेक करेगा और उसके अंदर अगर कहीं पे भी हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिल रहा है तो देन ये मैक्स के अंदर रिप्लेस करेगा। जो लास्ट लाइन थी आपके पास उसके अंदर हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ रिटर्न लग रही थी, और एक ही दफा क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि जाहिर है इसमें एट द एंड एक ही मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करना है ना। तो इसलिए इसके अंदर जो ऑपरेशन काउंट है या ये कितने टाइम्स लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये 1 टाइम्स ही होगी। इसको अगर हम टोटल इसकी कॉस्ट लिखते हैं तो सी आर मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट सी आर ही आएगी। अब हमने क्या करना है कि इन सारी इक्वेशंस को, ये जो यहाँ पे हमारे पास आई है, इन सबको ऐड करना है। और एट द एंड जो टाइम की इक्वेशन है ना टी ऑफ एन, वो कुछ इस तरह की बन रही होगी। इसको ऐड करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये स्लाइड पे नहीं हुआ हुआ। एक मिनट। तो अब हमने क्या करना है कि बेसिकली इन सारी ये जो आपके पास कॉस्ट आई है इन सबको ऐड अप करना है। एक मिनट में बता रही हूँ। हमने सिर्फ ना ये देखिए यहाँ पे जो लास्ट कॉलम की थी ना, जो लास्ट कॉलम में कॉस्ट आई थी ना, ये सारी इनको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी सी ए प्लस सी एस फिर प्लस सी एस और ये सारी, यानी इन सबको हम सिंपल क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास ये क्या बनता है, टी ऑफ एन की इक्वेशन बनेगी हमारे पास सी ए प्लस सी एस। ठीक है, उसके अंदर फिर हम प्लस कर रही हूँ अब नेक्स्ट वाले लाइन में जो आया था हमारे पास सी एस प्लस n-1 है, ये n-1 इंटू सी सी है। ठीक है, फिर प्लस था n-1 इंटू सी आई, ये सेकेंड की हो गई थी। थर्ड के अंदर हमारे पास आ रहा था, थर्ड जो लाइन ऑफ कोड था उसकी कॉस्ट आ रही थी n-1 इंटू सी ए प्लस n-1 इंटू सी सी। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास ये जो के वाली थी वो थी के सी ए, के इंटू को चले कॉमन शुरू में ही ले लेते हैं, के इंटू सी ए प्लस सी एस। और सबसे जो लास्ट लाइन थी कॉस्ट ऑफ रिटर्न, उसके अंदर हमारे पास आ रहा था सी आर। इसको अब अगर हम सॉल्व करें ना तो हमारे पास ये बनता है सी ए प्लस सी एस प्लस सी एस प्लस, इनको मतलब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ,
एन सी सी माइनस सी सी, फिर प्लस एन सी आई माइनस सी आई प्लस एन सी ए और माइनस सी ए, ठीक है, फिर प्लस एन सी सी होगा। सिंपल, जैसे मैथ्स की इक्वेशन कोई हो ना, सॉल्व करते हैं तो वो के सी ए प्लस के सी एस और प्लस सी आर। अब हमने बेसिकली करना क्या है कि वो वाली आपकी जो क्या कहना चाहिए, वेरिएबल्स जिनके साथ देखिए, कुछ आपके पास जो है ना, जैसे ये इनके साथ ना एन आ रहा है ना के आ रहा है, इनको एक तरफ रखना है। जिनके साथ एन आ रहा है उनको एक तरफ रखना है, और कुछ के साथ के आ रहा है उसको एक तरफ रखना है, ठीक है। इसके अंदर कोई चीज, एक चीज की इसके अंदर कटिंग भी हो रही थी। हाँ, ये देखिए आपके पास एक ये वाला सी ए इसके साथ प्लस का साइन है, और एक हमारे पास ये वाला सी ए है इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम कांस्टेंट चीज को देखें तो ये दोनों कांस्टेंट एक जैसे हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके बनाएंगे 2cs, ठीक है। और कौन सा कांस्टेंट टर्म है, माइनस सी सी है, लेकिन ये भी एक माइनस सी सी है और एक ये भी माइनस सी सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2cc और प्लस सी आर, प्लस सी आर आ जाएगा। और एक हमारे पास ये भी है, इसके साथ ना एन है ना के है, माइनस सी आई, तो वो माइनस सी आई यहाँ पे आ गया। तो ये जो भी हमने लिखा है ये हमारे वो कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनके साथ ना एन आ रहा है और ना ही के आ रहा है, ठीक है। अब जिनके साथ एन आ रहा है वो लिखते हैं, एन को कॉमन लेते हैं। एन को जो हमने कॉमन लिया तो एक हमारे पास ये सी सी आ रहा है, ठीक है, फिर एक ये हमारे पास सी आई आ रहा है, फिर ये एक हमारे पास सी ए आ रहा है, ठीक है। और कौन सी एन की वैल्यू है, ये वाली है एन सी सी, एक हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सी सी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद एन वाली भी कंप्लीट हो गई, फिर ये बच गई है के वाली। इसमें बेशक आप ए पहले भी कॉमन ही लिया हुआ था, के को हम कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा सी ए प्लस सी एस। अब यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों को अगर हम ऐड, सॉरी, इसको सी सी को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2cc प्लस सी आई और प्लस सी ए, ठीक है। इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन बनाएं तो ये जो फर्स्ट वाली पूरी हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ ना के है और ना एन है, तो हम इसे लिखेंगे ए एन प्लस, यानी इसको फर्स्ट करें, मैंने एक कोई एक जनरल टर्म बनाने के लिए ना एक चीज ए कंसिडर कर लिया, कैपिटल ए। दूसरे वाले को जनरल टर्म बनाने के लिए मैं बी कंसिडर कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा बी इंटू एन, और प्लस इसको मैं सी कंसिडर कर लेती हूँ, फर्स्ट करें सी इंटू के। तो ये बेसिकली जो आपकी स्लाइड में एट द एंड ये इक्वेशन आई थी ना, ए प्लस बी एन प्लस सी के, वो इस तरह आई है कि जो थर्ड आपके पास कॉलम था उसके अंदर जितनी भी कॉस्ट आ रही थी उन सबको हमने ऐड किया। ये ना आप बेशक कहीं पे बाद में लिख लीजिएगा, तो लिख तो नहीं रहा था, या बाद में रिकॉर्डिंग में से देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे इसमें अगर हम जाके देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी ए प्लस बी के प्लस सी एन, और इसके अंदर ए देखिए हमारा भी ऐसे ही आया था 2cs माइनस 2cc और माइनस सी आई प्लस सी आर, ठीक है। और फिर बी के अंदर सी ए प्लस सी एस आया था। अच्छा, अब इसने क्या किया है कि वो जो ए को कॉमन लेके आया था ना, आंसर हम लेकर आए थे, उसको बी कह दिया और एन वाले को सी कहा गया, तो हम मैंने जो एन के साथ था उसको बी कह दिया था, वो इसलिए कि मैंने पहले उसको लिखा हुआ था, तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आप उसको भी पहले लिख सकते हैं या दूसरे को बाद में लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें ये हमें पता चल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो रही हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, कुछ जो है वो एन टाइम्स में हो रही हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, और कुछ ना कांस्टेंट टाइम में हो रही है ना एन टाइम में हो रही है, बल्कि अनप्रिडिक्टेबल टाइम में हो रही है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही थी, हमने पहले ही देखा था कि ए की वैल्यू डिपेंड कर रही है इनपुट पे, ठीक है। तो ये इसलिए आपके पास
इस तरह 3 फॉर्म्स में आएंगे ये चीज। अच्छा, इसके थ्रू अब अगर हम इसका बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस देखना चाहें तो वो क्या कह रहे हैं, द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द अरे ऑफ साइज n इज गिवन बाय दिस। हमारे पास रनिंग टाइम इस फॉर्म में आया है, वेयर के इज द नंबर ऑफ टाइम्स, के बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब आप खुद बताएं कि आपके पास एक अरे है, उसका हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक अरे है, उसका हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एलिमेंट। तो इसका वर्स्ट, एवरेज और बेस्ट केस क्या बनेगा, मतलब बेस्ट केस होता क्या है कि बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो इसके केस में मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में कब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में मिल जाएगी, ये मुझे बताए कोई जरा। फर्स्ट करेंगे अरे, चले एलिमेंट्स ही मैं बता रही कि एलिमेंट्स क्या पड़े हुए हैं। लेकिन देखिए यही केस है कि आपने क्या करना है, अरे के अंदर से आपने मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। तो उसका बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस, चले बेस्ट केस पहले बताएं, बेस्ट केस क्या बनेगा। और बेस्ट केस का मतलब क्या है कि कब ये वाला ऑपरेशन आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में परफॉर्म हो जाएगा। इसका कोई आंसर करे ना। लेकिन मैम बेस्ट, हमारे पास मैम हमारे पास जो बेस्ट केस आएगा वो तब आएगा कि जब हमारे अरे के फर्स्ट एलिमेंट ही सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। हम्म, ठीक है हाँ मैम। ठीक है। एवरेज केस मैम हमारे पास तब आएगा कि जब मैम हमारे पास जो है उसकी जो है मिड के अंदर कहीं पे हमारे पास वैल्यू आ रही होगी। और वर्स्ट केस तब होगा कि मैम वो एक एक वैल्यू को कंपेयर करेगा और फिर मैम उसकी वैल्यू आएगी। क्योंकि वैसे यहाँ देखिए स्लाइड पे भी लिखा हुआ ही था, जब आपको पहले ही इंडेक्स पे मिल जाएगा मैक्सिमम एलिमेंट आपके पास, दूसरों को हम बेशक दूसरों को बेशक हम कंपेयर करेंगे, लेकिन वो आपके पास उसके साथ रिप्लेस तो नहीं होंगे ना, तो रिप्लेस करने में भी तो कुछ टाइम लगता है। तो बेस्ट केस कब आएगा, जब आपका मैक्सिमम एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो क्योंकि फिर आपका ज्यादा टाइम्स नहीं लेगा ना ये एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट तो इसको फौरन ही मिल गया। उसके बाद वर्स्ट केस कब आएगा, जब आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो लास्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो ये पूरी अरे को स्कैन करेगा और एंड पे जाके इसको मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा। और एवरेज केस कब आएगा, जब कहीं मिड में इसको मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा, तो ना तो उस टाइम देखें ये मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है और ना ही उस टाइम ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, तो ये कुछ बीच में टाइम ले रहा है, तो वो इसका क्या होगा, एवरेज केस होगा। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है उन्होंने कि बेस्ट केस occurs when the statement is not executed at all. This happens when the maximum element is the first position. In this case, k equal to 0 and the best running time is given by this. अच्छा, k equal to 0 क्यों है, क्योंकि देखें k आपका कब चल रहा था, k वाली आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कब हो रही थी, जब ये ट्रू हो रहा था। लेकिन इस केस में तो आप देखें आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट पड़ा होगा मैक्स के अंदर वही मैक्स होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू कभी भी नहीं होगी। तो के हम कहेंगे कि 0 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि इस केस में आपका जो के है, यानी बेसिकली इस पूरे एल्गोरिदम के अंदर जो चीज हमारी बेस्ट, एवरेज और मिनिमम टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है वो ये के की वैल्यू है, जो कि डिपेंड कर रही है इस इफ स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि जब ट्रू होगी तो तब इसने एग्जीक्यूट होना है, अदरवाइज इसने एग्जीक्यूट नहीं होना। तो के की वैल्यू 0 है, मीन्स कि ये वाला के एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये इक्वेशन किस तरह आई कि हमारे पास जो पीछे टी ऑफ एन की इक्वेशन आई थी उसमें जहां पे भी के था वहां पे हमने 0 प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जब हम 0 प्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस होगी, क्या हो जाएगी, ए प्लस सी एन हो जाएगी, ठीक है। और नीचे बेस्ट लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि इसका बेस्ट केस है ये। एवरेज केस कब अक्सर होगा कि जब ये आपके पास हाफ टाइम्स चलेगा, या एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम यही बनता है ना कि n/2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे k है वहां पे हमने n/2 प्लेस कर देना है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, a प्लस bn/2 प्लस c।
ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगी एवरेज केस की। a प्लस बी एन बाई टू प्लस सी एन। अब इन दोनों के अंदर ही n आ रहा है तो n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा b बाई टू प्लस सी इंटू एन। तो ये वाली बेसिकली इक्वेशन इस तरह से आई है। वर्स्ट केस आपका कब होगा कि जब एंड तक ये k चलता जाएगा। एंड तक ये कब कितने टाइम्स चलेगा, n माइनस वन टाइम्स चलेगा, क्योंकि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट से तो लूप स्टार्ट ही नहीं हो रहा है ना, इसलिए हम इसे n माइनस वन कह रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पे k है वहां पे n माइनस वन प्लेस कर देना है। तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा, ये आपके पास मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये आपके पास बनेगा a प्लस बी के था ना, तो k की जगह हमने लिख देना है n माइनस वन और प्लस सी एन। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनता है a प्लस बी एन माइनस बी प्लस सी एन। ठीक है, इन दोनों के अंदर ही n है, इनको हम कॉमन ले लेंगे और a माइनस बी एक तरफ कर देंगे। तो ये देखें इसके अंदर a माइनस बी एक तरफ हुआ हुआ है और b और c के अंदर से n कॉमन लिया हुआ है, तो n कॉमन लिया तो अंदर b प्लस सी आ जाएगा। तो ये वर्स्ट केस की इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ के थ्रू बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस बताया हुआ है। A plot of running time for different cases is shown below. The running time in all of the three cases increases linearly. However, the slope of the line is different in case of worst time. For example, the running time increases at a greater pace. वो ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे अरे के साइज को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा होता है आपकी जो जो भी आपका रनिंग टाइम आ रहा होता है या बेस्ट एवरेज या वर्स्ट केस जो भी आ रहा होता है। तो अरे का साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है आपका ये रनिंग टाइम भी इंक्रीज होता जा रहा है, यानी इसकी स्लोप आपके ग्राफ की इंक्रीज हो रही है। उसके बाद स्पेस एनालिसिस इसकी अगर हम करें कि ये वाला जो एल्गोरिदम है ये कितनी स्टोरेज करता है या कितनी स्पेस लेता है ये आपके उसके जब स्टोर होगा प्रोग्राम में। तो आपने इस एल्गोरिदम के अंदर देखा था मेन आपके पास क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, ये अगर हम सूडो कोड इसका देखें तो वैसे तो मोस्टली सिंपल वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं और एक चीज आपके पास आपकी अरे यूज हो रही है। तो इसके अंदर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स और मेमोरी भी ये इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड करते हुए लेगा। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्पेस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एलिमेंट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। It amounts to determining space utilization as a function of data structure size. इसके अंदर जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हुए ये स्पेस यूज करेगा। ठीक है, द टोटल स्पेस रिक्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी यूज बाय द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एंड अरे एलिमेंट। ये जो अरे एलिमेंट स्पेस ले रहा है या जो भी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे सिंपल वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, उन सब की मेमोरी वो ये सब चीजें जितनी मेमोरी ले रही हैं ये आपकी ओवरऑल स्टोरेज रिक्वायरमेंट होगी। द फॉर्मर इज फिक्स्ड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अरे साइज। ये जो फॉर्मर मीन्स ये जो पहले वाला है ना, ये जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं, ये जितनी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होंगी उसके लिहाज से इसकी मेमोरी होगी और ये अरे के साइज पे डिपेंड नहीं कर रही। जबकि जो अमाउंट ऑफ स्टोरेज एक अरे ले रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके नेचर ऑफ डाटा टाइप पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए अरे का डाटा टाइप कोई भी हो सकता है ना, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है और स्ट्रिंग्स भी हो सकता है। इंटीजर हमें पता है कि मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेता है, फ्लोट जो है वो भी 4 बाइट्स लेता है और जो करेक्टर है जिस पर अगर करेक्टर हुआ तो वो 1 बाइट लेता है। तो बेसिकली जो अरे की स्टोरेज रिक्वायरमेंट है ना वो डिपेंड करती है उसके डाटा टाइप पे और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, उस अरे के साइज पे। तो जितना भी उसका साइज होगा और जितनी भी उसकी जो भी उसकी डाटा टाइप होगी उस पर डिपेंड करते हुए ये स्टोरेज या स्पेस यूटिलाइज करेगा। तो स्टोरेज को अगर हम एस ऑफ एन से रिप्रेजेंट करें तो ओवरऑल ये प्रोग्राम कितनी स्टोरेज लेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है ए मीन्स के जो सिंपल आपकी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होंगी या जो सिंपल वेरिएबल्स होंगे, और बी एन का क्या मतलब है कि जो अरे है, और एन डिनोट साइज ऑफ अरे। ठीक है, तो जितना अरे का साइज है वो चीज है। ठीक है, जैसे फर्ज करें कि दी आपके पास कोई भी अरे है, इस अरे का साइज फर्ज करें था एन था, हमें नहीं पता, और साइज की डाटा टाइप इंटीजर थी, तो इंटीजर आपके पास 4 बाइट्स लेता है तो 4 टाइम्स एन हो जाएगा। ये वाली अरे इतनी स्पेस लेगी और एन डिपेंड करता है उसके साइज पे, अरे के।
उसके बाद अगर हम इस एल्गोरिदम की करेक्टनेस देखें तो करेक्टनेस हमने क्या पीछे पढ़ा था, करेक्टनेस का कॉन्सेप्ट के करेक्टनेस किसी भी एल्गोरिदम की हम यूज करते हैं उसकी जो अंदर बेसिकली जो उसके अंदर लूप्स यूज हो रहे हैं ना एल्गोरिदम के अंदर, उनकी उनको चेक करने के लिए कि क्या वो सही परफॉर्मेंस कर रहे हैं या वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं हर आइट्रेशन के ऊपर। और इसके लिए पीछे हमने पढ़ा था कि एक लूप इनवेरिएंट मेथड यूज होता है करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम को फाइंड आउट करने के लिए। तो लूप इनवेरिएंट मेथड के 3 स्टेप्स थे, इनिशियलाइजेशन था, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन। उन्हीं की बेसिस पे हमने देखना है कि अब हमारे इस स्पेसिफिक एल्गोरिदम में आपके पास इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन किस तरह से फॉलो हो रही है। इसके अंदर लूप इनवेरिएंट को भी हम एक नाम दे देते हैं या किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर एक इन्होंने एस से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब चूंकि ये मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने का एल्गोरिदम है, तो इसका मतलब है इसमें एस का क्या मतलब है, यानी जो हम लूप इनवेरिएंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है कि जो मैक्स वेरिएबल है वो हर स्टेज ऑफ लूप एग्जीक्यूशन पे लार्जेस्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होल्ड करे। यानी अगर फर्स्ट करें अभी लूप चलने स्टार्ट हुए हैं तो तब भी उसके पास एक वैल्यू पड़ी हुई हो जो मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम कंसिडर करें। फिर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप भी उसके पास अभी तक जितने भी स्कैन हो चुके हैं एलिमेंट्स उसमें से मैक्सिमम वैल्यू ही उसके अंदर आ रही हो। और जब लूप के एंड में हम पहुंच जाएं तो तब भी उसके अंदर पूरी अरे में जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट था वो आ रहा हो। ठीक है, तो इन 3 स्टेप्स की बेस पे अगर हम इस स्पेसिफिक एल्गोरिदम की करेक्टनेस देखें तो वो क्या बनती है कि सबसे पहले आपके पास इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन कंडीशन आपको क्या रिक्वायर करती है, दैट प्रायर टू फर्स्ट आइट्रेशन द स्टेटमेंट एस शुड बी ट्रू। ये हमें ये बताती है कि फर्स्ट आइट्रेशन की एग्जीक्यूशन से पहले जो आपका एस है यानी जो आप जिसको आप लूप इनवेरिएंट कह रहे हैं वो ट्रू होना चाहिए। तो इस स्पेसिफिक केस के लिहाज से वो ट्रू का क्या मतलब है कि उसके पास मैक्सिमम वैल्यू हो। तो क्योंकि हमारे पास देखें अभी तो जब हमने लूप स्टार्ट किया तो लूप स्टार्ट करने से पहले ही जो ए ऑफ वन होता है ये फर्स्ट इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है इसको हम मैक्स में स्टोर करा चुके होते हैं। अभी हमने देखा था कि ए ऑफ वन को हम मैक्स में स्टोर करा देते हैं। तो उस लिहाज से क्योंकि ये जो तीनों स्टेप्स है ना ये आपने हाइपोथेटिकली थोड़े से सोचने हैं होते हैं कि आपके इस लूप के लिहाज से या इस एल्गोरिदम के लिहाज से इनिशियलाइजेशन क्या बनेगी, मेंटेनेंस क्या बनेगी और टर्मिनेशन क्या बनेगी। ठीक है, ये एल्गो टू एल्गो वेरी करता है। ठीक है, तो ये जो इनिशियलाइजेशन की कंडीशन है वो बिफोर स्टार्ट ऑफ द लूप हमें कहती है। तो स्टार्ट ऑफ द लूप से पहले ये कंडीशन किस तरह से ट्रू हो रही है, वो इस तरह से ट्रू हो रही है क्योंकि इस स्टेज पे जब हमने लूप स्टार्ट किया था तो हमने ए ऑफ वन को ही मैक्सिमम के अंदर स्टोर कर दिया था। तो और अभी तो लूप स्टार्ट ही नहीं हुआ, अरे स्कैन ही सिर्फ ए ऑफ वन हुआ है। तो उसके लिहाज से हमारे मैक्स के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू ही पड़ी हुई है। क्योंकि हमारा ये जो एल्गोरिदम है ये हमें यही कह रहा है ना कि ये ट्रू कब होगा कि जब हर स्टेज पे जब जहां तक भी अरे आपकी स्कैन हो चुकी है मैक्स के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू ही पड़ रही हो। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ लूप यानी अभी लूप की आइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले सिर्फ एक ही इंडेक्स स्कैन हुआ है ना, दैट इज ए ऑफ वन, और उसकी वैल्यू हमने मैक्स के अंदर स्टोर की हुई है। तो इसका मतलब है इनिशियलाइजेशन कंडीशन इसके अंदर फुलफिल हो रही है कि आपकी ये कंडीशन ट्रू है कि अभी तक जो भी मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट हुआ है वो मैक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। इसी के लिहाज से अगर मेंटेनेंस कंडीशन देखें तो मेंटेनेंस कंडीशन रिक्वायर्स दैट इफ एस इज ट्रू बिफोर एन आइट्रेशन ऑफ लूप इट शुड रिमेन ट्रू आफ्टर द आइट्रेशन। मेंटेनेंस कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप किसी एक आइट्रेशन पे हम कहते हैं कि एस की वैल्यू ट्रू आ रही है तो आफ्टर उसके बाद जो बिल्कुल नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी उसके अंदर भी एस की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब इस केस के लिहाज से अगर हम देखें तो इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट इफ मैक्स होल्ड्स द लार्जेस्ट ऑफ के एलिमेंट्स after kth iteration then it holds largest of k plus 1 element after the next iteration that is k plus first iteration। यानी अब हम हर जब भी ये हर इंडेक्स को देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है तो हर इंडेक्स के अंदर हम मैक्स से रिप्लेस कर रहे हैं ना अगर वैल्यू ग्रेटर आ जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारी ये मेंटेनेंस की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि अगर ये फर्स्ट करें अभी के मैं इसको कह देती हूँ कि के यहाँ तक है कि अभी थर्ड इंडेक्स तक हमारी जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने देखा है।
तो के इंडेक्स तक अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है, तो जब ये इससे नेक्स्ट इंडेक्स पे यानी k+1 पे जाएगा, तो अगेन ये वो चेक करेगा इसकी कंडीशन, और अगर ट्रू होगी तो इसने रिप्लेस कर देना है मैक्स को। तो अगर k पे आपकी वैल्यू ट्रू आ रही है या मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है, तो k+1 पे भी मैक्सिमम वैल्यू ही पड़ी हुई होगी, बिकॉज ऑफ दी इफ कंडीशन जो हमने इस फॉर लूप के अंदर लगाई हुई है। टर्मिनेशन कंडीशन का क्या मतलब था कि जब आपकी सारी लूप की आइटरेशंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो एट द एंड आपके मैक्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है। तो वो तो हमें वैसे भी समझ आता है, क्योंकि रिटर्न जो हम एंड में मैक्स को करा रहे हैं वो आपकी मैक्सिमम लार्जेस्ट यानी पूरी अरे के अंदर से ही मैक्सिमम वैल्यू को वो प्रिंट करा रहा है। तो termination condition requires that post condition should be true for the problem size, that is next should return maximum array element, यानी पूरी array के अंदर जो भी maximum element है उसको max को return करना चाहिए। The loop terminates when index j exceeds n, क्योंकि हमने जो loop लगाया हुआ है j के थ्रू 2 से n तक लगाया हुआ है, तो ये loop terminate कब होगा कि जब ये n से exceed कर जाएगी वैल्यू। This implies that just after the last iteration, next holds the largest of the first n elements of the array. Since array has size n, it means that next returns the largest of array elements. यानी basically सिर्फ इसके अंदर बात यही लिखी हुई है कि जब आपकी जैसे ही लास्ट आइटरेशन एग्जीक्यूट होगी, तो मैक्स के अंदर पूरी अरे में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न होके आ जाएगी हमारे पास। तो इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन, इन तीनों के थ्रू हमने बेसिकली ये देखना होता है कि हमारे किसी भी एल्गोरिदम के अंदर जो लूप्स लगे हुए हैं, क्या वो एट एवरी आइटरेशन ट्रू रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि मोस्टली हमारा जो प्रोग्राम की वर्किंग है वो लूप्स पे डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट्स तो एक एक दफा ही लिखी हुई है ना, और उन्होंने एग्जीक्यूट भी एक एक दफा ही होना है। अगर उनमें कोई थोड़ा बहुत एरर आ भी जाता है, तो उससे हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन या वर्किंग पे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारी लूप्स जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारी ये वर्किंग पे इफेक्ट करता है हमारे प्रोग्राम की। तो इसलिए हम करेक्टनेस फाइंड आउट करने के लिए हम लूप्स को चेक कर रहे होते हैं एक एल्गोरिदम के अंदर जितने भी लूप्स लगे हुए हैं। उसके बाद एक जो चीज थी, ये आपने पीछे हमने पढ़ा था यहाँ पे कि एल्गोरिदम की जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो तीन बेसिस पे होता है, एम्पेरिकल अप्रोच की, एनालिटिकल और विजुअलाइजेशन। अभी तक हमने एम्पेरिकल और एनालिटिकल डिस्कस की है, लास्ट वन इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मैंने आपको अभी बताया था कि आप अपने जो भी डाटा स्ट्रक्चर या जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं उसको आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं, यानी इसके लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर हम अपना ट्री या ग्राफ बिल्ड करते हैं, और जो भी ऑपरेशन उसके अंदर हमने परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, और वहीं से हमें टाइम पता चल जाता है कि ये कितना टाइम और कितनी मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है ये। So algorithm visualization techniques are used to study inner working through trace of animations, यानी एनिमेशंस के थ्रू इनर वर्किंग ये बता रहा होता है किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की, कि जितने इसके अंदर प्रिमिटिव ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं वो काउंट कर रहा होता है, ये काउंट कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर उस एल्गोरिदम को हम टेस्ट कर सकते हैं। डेटा सेट्स का मतलब बेसिकली आपकी इनपुट्स ही है, इनपुट ही है कि डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर हम अपने एक एल्गोरिदम को टेस्ट कर सकते हैं, और फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस किस्म पे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे ये एक उन्होंने टूल बताया हुआ है कि जिसके अंदर हमने देखे ये वाला जो स्पैनिंग ट्री, आगे हम पढ़ेंगे होता क्या है, ये एक टाइप होती है ग्राफ की। स्पैनिंग ट्री हमने बनाया है, तो यहाँ पे हमें विजुअली नजर आ रहा है स्पैनिंग ट्री कि उसके अंदर इतने वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी ई लिखे हुए हैं, इतने एजेस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये विजुअलाइजेशन के अंदर ये वर्किंग हो रही होती है। यहाँ पे देखिए आ भी रहा है कि एच जो है आपका ए बी और 80 के दरमियान, उसके अंदर कितनी कॉस्ट है, 80 है। तो जो सेकंड एज है उसके अंदर 168 है। तो ये आपको विजुअली नजर आ जाती हैं सारी चीजें, आपको मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी क्विज ब्रेक के बाद देंगे या अभी क्विज देंगे?
मैम ब्रेक के बाद ही ठीक है। फिर ये करना है कि क्विज के लिए ना आपने जरा लैपटॉप मेरे ख्याल में खोल लिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर ताकि मैं आपको साथ मतलब कोई गाइड करने की ऐसा जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ आपको मसला हुआ तो आप साथ पूछ भी ले, इधर भी ऑनलाइन हो और गूगल क्लासरूम पे क्विज अपलोड होगा उधर भी हो। ओके मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टेन ठीक है, टेन पे आ जाइएगा वापस, उसके बाद पहले क्विज होगा फिर आगे नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है मैम।